सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बोर्ड पर एक टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है। ये टेबल जो है ना, वो अपने नीट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है, ठीक है। क्योंकि इस टेबल से लगभग 5 और 6 बार नीट में क्वेश्चन बनाए। नीट का मतलब है जैसे पहले AIPMT था, उसमें भी बनते आए हैं ना, BHU वगैरह में जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए अब तक आए हैं, ठीक है भाई। तो अब तो नीट है तो हम नीट की ही बात करते हैं। पहले जैसे एम्स वगैरह चलता था ना, उसमें AIPMT वगैरह चलता था उसमें ना, तो अब तो नीट एम्स दो ही हैं बस, तो अब तो नीट ही है ना। तो पहले AIPMT RPMT वगैरह जो भी थे उन सभी में यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मुझे बहुत टाइम लगता तो थोड़ा मैंने इसको लिख लिया है। एक बार आप ऐसे करें, केवल इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, केवल स्क्रीनशॉट 720x1080 पिक्सल पे इसको करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अभी नहीं लिखना है। और स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको बाद में लिखना है। पहले मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अलग हो गया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है। ले लिया सभी ने। चलिए, थोड़ा सा टाइम ही तो लगता है। अब आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। इसके बाद में आपको जो भोजन का डाइजेशन था उसका मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कह दिया है आपसे, नीट एग्ज़ाम में इस चैप्टर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। कंसेप्ट उसी पर टिके हुए रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, आपको साथ साथ में समझते हुए चलना है। चलिए भाई, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक जो आपको दिख रहा है वो है आहार नाल में हार्मोन की भूमिका। सुनिए भाई, अभी तक तो हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें किसकी भूमिका होती है? पाचक एंजाइमों की, क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भोजन के पाचन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स की भी भूमिका होती है, ठीक है। और इन्हीं हार्मोन से हमारे नीट में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। 100% बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन से हार्मोन कहाँ से तो स्रावित होता है, क्या उसका लक्ष्य अंग होता है और क्या वो कार्य करता है। यही सारे क्वेश्चन हमें अपने इस टेबल से कंप्लीट करने है ना। तो एक एक हार्मोन को हम पढ़ते हुए जाएंगे। सुनिए भाई, सबसे पहला हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आपको क्लास में। तो जो ये गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन है ना, आप पहले तो टेबल को देखिए। पहले कॉलम में हार्मोन का नाम है, दूसरे कॉलम में है कि ये हार्मोन की उत्पत्ति या स्रावित कहाँ से हो रहा है। सुनिए मेरी बात, कि ये जो हार्मोन है इसका स्रावित, कि ये हार्मोन कौन से भाग से स्रावित हो रहा है, दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में कि ये हार्मोन कौन से अंग पे कार्य करता है, तो ये तीसरे कॉलम में है, लक्ष्य अंग, टारगेट ऑर्गन आप जिसको बोल सकते हैं। और इस हार्मोन का कार्य क्या है वो हमने अपने चौथे कॉलम में रखा है। तो इस प्रकार एक मेहनत करके आपको एक सिंपल मैंने टेबल बनाई है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। चलिए एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। क्या नाम है भाई? गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय के पाइलोरिक भाग से। कौन से भाग से बोलो? पाइलोरिक भाग से। पाइलोरिक में भी पाइलोरिक एंट्रम भाग से। तो आमाशय का जो पाइलोरिक भाग होता है उस भाग से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन कौन से अंग पे कार्य करता है? आमाशय पे ही करता है। किस पे करता है? आमाशय पे। और जब ये आमाशय पे काम करता है तो क्या काम करता है कि जो जठर रस होता है, कौन सा रस?
मैंने कहा था ना कि जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं उन जठर ग्रंथियों पर ये कार्य करता है। किसके श्रावण के लिए? जठर रस के श्रावण के लिए। किसके श्रावण के लिए बोलो? जठर रस के श्रावण के लिए। तो पहला हार्मोन कंप्लीट है, क्या नाम है बोलो? गैस्ट्रिन। कहाँ से श्रावित हुआ? आमाशय के पाइलोरिक भाग से। टारगेट ऑर्गन क्या है इसका? आमाशय। काम क्या है कि ये आमाशय की जठर ग्रंथियों के पास जाता है और वहाँ जठर रस को स्रावित करने के लिए उनको प्रेरित करता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जठर रस को जठर रस का श्रावण करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो आपका आंसर रहेगा गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है भाई, तो पहला हार्मोन। नेक्स्ट है एंटेरोगैस्ट्रॉन। कौन सा हार्मोन बोलो? एंटेरोगैस्ट्रॉन। ये एंटेरोगैस्ट्रॉन जो हार्मोन है वो ग्रहणी की उपकला से स्रावित होता है। ड्यूडेनम पार्ट है ना, ड्यूडेनम। तो मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल की जब औतकी समझाई थी तो वहाँ पे एक सबसे आंतरिक परत थी ना, एपिथेलियम। म्यूकोसा परत थी और म्यूकोसा पे भी एक आवरण था, एक ऊतक का, एपिथेलियम। तो ग्रहणी की उपकला से ये हार्मोन रिलीज होता है और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो आमाशय होता है। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, एक एक पॉइंट अपने को याद करना है। देखो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ग्रहणी की उपकला से स्रावित होता है कौन सा हार्मोन? एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलो? एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन। और ये काम किस पे करता है? आमाशय पे। और इसका काम क्या होता है कि ये आमाशय की जठर ग्रंथियों के पास जाता है और जठर रस का स्राव को क्या करवाता है? बंद करवाता है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है इन दोनों के। गैस्ट्रिन तो जठर रस का श्रावण करवाता है। अब यार जठर रस श्रावित ही थोड़ा होते रहेगा पूरे दिन, है ना, कुछ समय के लिए जठर रस श्रावित होता है तो उसको बंद भी तो करवाना है। तो उस जठर रस को बंद करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलो? एंटेरोगैस्ट्रोन। तो ये दो हार्मोन कंप्लीट हुए, बहुत सिंपल है। गैस्ट्रिन जो आमाशय के पाइलोरिक भाग से स्रावित होता है, आमाशय पर ही कार्य करता है और कार्य क्या है उसका? जठर रस का श्रावण करना। सेकंड एंटेरोगैस्ट्रोन जो ग्रहणी से स्रावित होता है, आमाशय पे जाके कार्य करता है और जठर रस के स्राव को क्या करवाता है? बंद करवाता है। अब तीसरा, इस तीसरे को आप डबल ट्रिपल कितना भी इम्पोर्टेंट करो उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस टेबल में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो ये कोलेसिस्टोकाइनिन वाला पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, मैंने इन दोनों हार्मोन को संयुक्त रूप से लिखा है, कोलेसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ? देखो कोलेसिस्टोकाइनिन को सीसी के कह सकता हूँ ना, सी मीन्स कोले, सी माने सिस्टो, के माने काइनिन और पैनक्रियो माने अग्नाशय। देखो पैनक्रियो का पी और जाइमिन का जेड, तो सीसी के पी जेड। अलग अलग हार्मोन है ये दोनों लेकिन सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, इसलिए नाम है इनका कोलेसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ये और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, सुनिए अब देखो जो सिस्टो है ना, सिस्टो माने याद कीजिए, अरे सिस्टिक डक्ट सब, अरे सुनो तो सही, सिस्टो शब्द दिख रहा है आपको? तो सिस्टो माने सिस्टिक डक्ट एक जैसा शब्द नहीं है। सिस्टो या सिस्टिक और सिस्टिक डक्ट किसको बोलते हैं? यदि आपको याद हो पित्त वाहिनी को बोला जाता है सिस्टो। अरे जो पित्त वाहिनी होती है ना, जो पित्ताशय से अटैच होती है, हम उसको सिस्टिक डक्ट नहीं बोलते थे? नहीं बोलते थे क्या? बोलो सिस्टिक डक्ट बोलते थे ना। तो आप समझ जाएंगे ना, कोलेसिस्टो, सिस्टो से आपको किसका अर्थ लगाना है? सिस्टिक डक्ट का। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये 100% पित्ताशय पे अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो सिस्टो से आपको याद रखना पड़ेगा, इसे कंफ्यूज होना ही नहीं है, भूलेंगे नहीं आप कभी, क्योंकि सिस्टो है इसमें और सिस्टो माने सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट यानी कि पित्त वाहिनी जो पित्ताशय से जुड़ी रहती है। तो सिंपल सी बात है, ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन है
और जो पैनक्रियोजाइमन है इनकी ये स्रावित होते हैं ग्रहणी से, और इनके टारगेट ऑर्गन दो हैं। देखो पित्ताशय के पास तो जाएगा कौन भाई, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, और पैनक्रियोजाइमन किस पे काम करेगा बोलो, अग्नाशय पे। मैंने बताया था ना उस दिन, अरे अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। अब जब हार्मोन का नाम ही पैनक्रियोजाइमन है तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये अग्नाशय पे जाके काम करेगा। और कोलेसिस्टो में सिस्टो है तो समझ लेना ये पित्ताशय पे काम करेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो अपने पित्ताशय को संकुचित करके पित्त रस का क्या करवाता है, स्रावण। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है आज तक। ठीक है, ठीक है, तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि कोलेसिस्टोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पित्ताशय को संकुचित कर पित्त रस का क्या करवाता है, स्रावण करवाता है। तो ये क्वेश्चन नीट में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है भाई। तो याद रहेगा ना आपको कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो ग्रहणी की उपकला से स्रावित होता है और अग्नाशय और पित्ताशय इसके टारगेट ऑर्गन है। तो ये पित्ताशय को संकुचित करके कौन से रस का स्रावण करवाता है, पित्त रस का। जबकि पैनक्रियोजाइमन क्या करेगा, अग्नाशय रस के जो एंजाइम हैं, अभी हमने अग्नाशय रस के एंजाइम पढ़े थे ना जब भोजन का पाचन देखा था, तो उनके स्रावण के लिए रेस्पॉन्सिबल है पैनक्रियोजाइमन। ठीक है भाई। नेक्स्ट सीक्रेटिन। अच्छा, सीक्रेटिन ऐसा हार्मोन है जो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है ना। सबसे पहले इसी हार्मोन की खोज हुई थी, सीक्रेटिन हार्मोन की, ग्रहणी की उपकला में। ठीक है, ग्रहणी की उपकला में सबसे पहले इसी हार्मोन की क्या की गई थी भाई, खोज की गई थी। कौन से हार्मोन की, सीक्रेटिन हार्मोन की। ठीक है, अब ये सीक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, देखो ये सीक्रेटिन हार्मोन तीनों अंगों पे काम करता है, अग्नाशय पे, यकृत पर और आमाशय पे। ठीक है, तीनों अंगों पे कार्य करता है। तो देखिए ये आमाशय में क्या काम करेगा, आमाशय में, आमाशय के लिए सुनो, ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण क्या करवाता है, बंद करवाता है। तो आपको यही कार्य इसका याद करना है मोस्ट, बाकी तो कॉमन काम है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये जरूर पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रिन हार्मोन के स्रावण को बंद करता है तो कौन सा हार्मोन, सीक्रेटिन हार्मोन। और बाकी तो कॉमन है, देखो अग्नाशय के पास जाएगा तो अग्नाशय रस का स्रावण करवाएगा, यकृत के पास जाएगा तो पित्त रस के स्रावण को बढ़ाएगा। देखो पित्त रस का स्रावण नहीं करवाएगा, स्रावण तो करवाता है कोलेसिस्टोकाइनिन, लेकिन सीक्रेटिन उसकी मात्रा को बढ़ा सकता है बस। ठीक है, तो कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है सीक्रेटिन के, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये विशिष्ट कार्य है और कोई हार्मोन इस कार्य को नहीं करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये गैस्ट्रिन के स्रावण को क्या करवाता है, बंद करवाता है। कौन सा हार्मोन, सीक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है डुओक्राइनिन हार्मोन, डुओक्राइनिन। अब देखो ये तीनों हार्मोन तो ग्रहणी से स्रावित होते हैं, ड्यूडेनम से, और ये तीनों हार्मोन हमारी आंत्र से, आंत्र मतलब आपकी जैजुनम हो सकती है, इलियम हो सकती है। तीन पार्ट थे ना आंत्र के, एक तो ड्यूडेनम, एक जैजुनम और एक इलियम। तो ड्यूडेनम से तो ये तीन हार्मोन, ये वाले एंटेरोगेस्ट्रोन, सीसीके और सीक्रेटिन, ये तीनों हार्मोन तो ड्यूडेनम से स्रावित होते हैं। बाकी ये तीनों हार्मोन हमारी छोटी आंत्र के लास्ट वाले पार्टों से स्रावित होते हैं। तो इनका भी कार्य देख लेते हैं, इनका भी इम्पोर्टेंट है। एक हार्मोन है जिसका नाम है डुओक्राइनिन। क्या नाम है हार्मोन का, डुओक्राइनिन। ये हार्मोन आंत्र से स्रावित होगा और टारगेट ऑर्गन भी आंतरी है। इसका कार्य सुनो, इसका कार्य इम्पोर्टेंट है कि ये ब्रूनर ग्रंथियों से श्लेष्मा का क्या करवाता है, स्रावित, श्लेष्मा को स्रावित करवाता है। देखो श्लेष्मा का बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। सुनिए, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को जो संक्रमण से या घर्षण से जो बचाता है ना, वो श्लेष्मा बचाता है। ठीक है, तो ये श्लेष्मा
एक तो आपकी गॉबलेट कोशिकाओं से स्रावित होती है। कौन सी कोशिकाओं से? बोलो, गॉबलेट कोशिकाओं से, ठीक है। और जो ब्रूनर ग्रंथि होती हैं, जो सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं, उससे भी किसका स्रावित होता है? श्लेष्मा का। तो आपको एक काम याद करना है कि डुओक्राइनिन जो हार्मोन है वो ब्रूनर ग्रंथियों को प्रेरित करता है श्लेष्मा के स्रावण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एंटेरोक्राइनिन, ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोकाइनेज तो एंजाइम है जो ग्रहणी से ही स्रावित होता है एंटेरोकाइनेज, लेकिन वो एंजाइम है और ये एंटेरोक्राइनिन एक हार्मोन है, समझ गए। वो तो काइनेज तो एंजाइम था जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता था, लेकिन ये कौन है? हार्मोन। इसका नाम है एंटेरोक्राइनिन। तो ये भी आंत्र उपकला से स्रावित होगा। टारगेट ऑर्गन भी आंतरी है, लेकिन इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेवर कुंड की गर्तिकाएं होती हैं, उन लेवर कुंड की गर्तिकाओं से किसका स्रावण करवाता है? एंजाइम का स्रावण करवाता है। अरे जो मैंने आंतरीय रस आपको बताया था ना कल, आंत्र रस जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो उन एंजाइमों के स्रावण के लिए जिम्मेदार है कौन सा हार्मोन? एंटेरोक्राइनिन हार्मोन, ठीक है। जो लेवर कुंड की गर्तिकाओं को प्रेरित करेगा, क्योंकि वहाँ पर आंतरीय कोशिका, पैनेत कोशिका, गॉबलेट कोशिका प्रेजेंट होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। तब हमारे भोजन का कंप्लीट पाचन होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटेरोक्राइनिन। एक लास्ट है विलिकाइनिन, विलाई, है ना। विलिकाइनिन जो है ना, वो विलाई की गति बढ़ाता है। विलाई आप जानते हैं जो सूक्ष्मांकुर या रसांकुर होते हैं ना। अब जो अगला टॉपिक चलेगा अवशोषण वाला, तब हम विलाई के बारे में स्पेशली बात करेंगे कि ये विलाई क्या है। तो कहने का मतलब है, आपने सुना होगा कि छोटी आंत्र में भोजन का अंतिम पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, अवशोषण भी होता है, ठीक है। तो जो अवशोषण करने के लिए जो संरचनाएं छोटी आंत्र में होती है ना, वो विलाई होती है ना। तो विलाई के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए एक हार्मोन होता है विलिकाइनिन, विलिकाइनिन हार्मोन, ठीक है। तो इतने सारे हार्मोन आपके प्रेजेंट होते हैं भाई एलिमेंट्री कैनाल में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है ये। तो ये आपको लर्न 100% करनी है भाई, बिल्कुल श्योर। जिनका उद्देश्य, जिनका टारगेट नीट है ना, उनको 100% ये करनी है भाई, ठीक है। एक बार इन पे गौर कीजिए फटाफट से, फिर मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। देखो सभी को एक बार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, हल्के में मत लेना इनको, ठीक है। वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। चलिए, तो सारे हार्मोन आपको याद हो जाएंगे, सभी हार्मोन, है ना। कैसे याद करना है? देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रिन है, एंटेरोगैस्ट्रोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन है, डुओक्राइनिन है और एंटेरोक्राइनिन है। ये 5 हार्मोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए भाई, 100%, ठीक है। इन्हीं से अपना 1-2 क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा भाई टेबल को, ठीक है। हाँ, थोड़ी मेहनत तो। अब कुछ कहेंगे सर ये पता नहीं क्या है। अरे भाई, कुछ बच्चे जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं, है ना, तो उनको पता ही नहीं चलेगा ये लेवर कुंड की गर्त क्या है, ब्रूनर ग्रंथि क्या है। ये मैं पुरानी वीडियो में सारे पॉइंट कवर कर चुका हूँ ना भाई, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अब मैं आपको लेवर कुंड की गर्त को समझाऊँ। हाँ, किसी बच्चे को यदि कोई दिक्कत आती है तो मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कोई किसी प्रकार की वो नहीं है दिक्कत, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए, कोई भी शब्द में आपको दिक्कत हुए ना, समझ में नहीं आए, पता नहीं चले, तो आप मेरे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको लर्न करनी है भाई ये टेबल। तो मैं आपसे उस दिन भी कह रहा था जब अपनी ऑफलाइन क्लास थी कि भाई एक दिन हम चर्चा करेंगे कि जो हार्मोन है इनका क्या काम है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपके भोजन का कंप्लीट क्या हो चुका है भाई, पाचन हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट पाचन, ठीक है। एक बार उसको मैं रिवाइज करा दूं, आप सरसरी नज़रों से उसको देख लेना और आपको दोबारा समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सुनिए भाई,
अपना जो भोजन होता है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उसको कराता हुआ जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। सुनिए, हम देख रहे हैं कि हमारे भोजन का कंप्लीट पाचन कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं, हमारी आहार नाल के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है मुख गुहा, एक है आमाशय और एक है भाई छोटी आंत्र। ध्यान से सुनना, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब तक जो कंप्लीट हुआ है उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि हमारे भोजन का जो डाइजेशन है वो आहार नाल के केवल 3 अंगों में होता है। एक तो होता है मुख गुहा में, एक होता है आमाशय में और एक होता है छोटी आंत्र में। ठीक है, मैं आपको पाचन ही पाचन समझाऊंगा। ठीक है, सुनिए भाई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है। पहला क्वेश्चन कि आपकी जो वक्कल कैविटी होती है उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, हमारी वक्कल कैविटी में जब भोजन जाता है तो वहाँ पर लार का स्रावण होता है और लार में भोजन को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है बोलो? टाइलिन। तो ये टाइलिन क्या करता है, आपके भोजन में जो स्टार्च होती है ना, स्टार्च जिसको आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। तो आपकी वक्कल कैविटी में केवल भोजन के स्टार्च का पाचन होता है बस, क्योंकि हम पाचन ही पाचन देख रहे हैं, बाकी बातों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए, आपकी वक्कल कैविटी में भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका कौन की थी? लार की। क्यों? क्योंकि लार में एक पाचक एंजाइम था जिसका नाम क्या था? टाइलिन। और ये टाइलिन जो एंजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। तो ये पाचन हुआ केवल वक्कल कैविटी में। अब मैं बात करता हूँ आमाशय में पाचन। ठीक है, तो आमाशय में पाचन के लिए एक रस स्रावित होता है, जठर रस। कौन सा रस बोलो? जठर रस, है ना। इसको आप गैस्ट्रिक जूस बोल सकते हैं। ये जठर रस भी लगभग 1 से 2 लीटर पर डे स्रावित होता है। पर डे 1 से 2 लीटर इसकी क्वांटिटी होती है जठर रस की। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? चलिए, तो इस जठर रस में आपका HCl होता है और पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन होता है और होता है इसमें जठरीय लाइपेज। कौन होता है भाई? जठरीय लाइपेज। तो ये 4 पदार्थ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जठर रस में। ठीक है भाई, जठर रस में। अब सुनिए, अब भोजन का कैसे पाचन होगा, ध्यान से सुनिए। अब एक और पॉइंट, जब भोजन का पाचन मुख में हो जाता है तो इस पचे हुए भोजन को मैं एक नाम देता हूँ बोलस। क्या कहता हूँ बोलो? बोलस। याद है ना आपको बोलस? ठीक है, जब भोजन का पाचन मुख में हो जाए, वक्कल कैविटी में हो जाए, तो उस भोजन का एक नाम होता है जिसे हम बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बोलस कहते हैं। तो ये जो बोलस है वो आपके आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है बोलो? आमाशय में। जैसे ही बोलस आमाशय में पहुंचता है, आपका जो भोजन है वो यहाँ पर 4 से 5 घंटे ठहरता है। कितने घंटे ठहरता है? 4 से 5 घंटे। तो इस दौरान क्या हुआ? जठर ग्रंथियों ने जठर रस स्रावित किया। अब एक बात बताओ, कौन से हार्मोन की भूमिका है यहाँ पे? आप बोलेंगे सर गैस्ट्रिन हार्मोन की। अभी तो बताया था कि गैस्ट्रिन हार्मोन जठर रस का स्रावण करवाता है। तो बोलो गैस्ट्रिन हार्मोन नहीं हो तो इसका स्रावण नहीं होगा, तो ये भोजन का पाचन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो जठर रस में HCl वगैरह ही होते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि बायोलॉजी के किसी शब्द में पीछे नोजन लगा हुआ हो और आगे प्रो लगा हुआ हो, समझ लेना वो निष्क्रिय अवस्था के एंजाइम है। तो देखिए, यहाँ पे आपको पेप्सिनोजन दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रोरेनिन दिख रहा है। तो बोलो ये भी निष्क्रिय है और ये भी निष्क्रिय है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक, ये इन दोनों निष्क्रिय एंजाइमों को करता है सक्रिय। अब सुनिए, समीकरण देखिए,
ये आपका एंजाइम है पेप्सिनोजन। कौन है भाई? पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति से सक्रिय किस्म बदल जाता है पेप्सिन में। ठीक है, अब ये पेप्सिन जैसे ही सक्रिय होता है ना, ये पेप्सिन पता है क्या करता है? ये भोजन की जो प्रोटीन होती है, भोजन की जो प्रोटीन होती है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोस और पेप्टोन्स में। किसमें? पेप्टोन्स में। तो बोलो, इस पेप्सिन एंजाइम ने भोजन को पचाना स्टार्ट किया कि नहीं किया? और भोजन के कौन से अवयव को डाइजेस्ट किया इसने? केवल प्रोटीन को। भोजन में जो प्रोटीन उपस्थित थी ना, केवल उसी को पचाया है ये इसने। हम पाचन किस में देख रहे हैं? आमाशय में। तो भोजन का पाचन है वो पेप्सिन हार्मोन्स, पेप्सिन एंजाइम से हुआ सबसे पहले। अब दूसरा जो आपका प्रोरेनिन होता है, कौन सा एंजाइम है बोलो? प्रोरेनिन। इस प्रोरेनिन को भी जो HCl होता है ना, वो कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। किस में? रेनिन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेनिन एंजाइम होता है ना, ये हमारी दूध की प्रोटीन को पचाता है, भोजन की प्रोटीन को नहीं पचाता ये। तो दूध में प्रोटीन होती है कैसीन, इसको ये कन्वर्ट कर देता है पैराकैसिनेट में। किस में? पैराकैसिनेट में। और ये पैराकैसिनेट कैल्शियम के साथ मिलकर बनाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट। और कैल्शियम पैराकैसिनेट है ना, जो एक प्रकार का दही जैसा पदार्थ होता है, दही जैसा। ठीक है, तो ये पाचन हो रहा है भाई भोजन का। लेकिन भोजन के केवल कौन से अवयव का पाचन चल रहा है बोलो? केवल प्रोटीन का पाचन चल रहा है। किसका? प्रोटीन का। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे केवल स्टार्च का, यहाँ पे केवल प्रोटीन का। ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब ये हो गया। अब जठरीय लाइपेज। अच्छा, ये लाइपेज क्या करता है? आपकी जो वसा होती है ना, वसा, और वो भी कौन सी? केवल दुग्ध की वसा। उस दुग्ध की वसा को हमारा लाइपेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है भाई, तो सुनिए, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो ये आपका पाचन हुआ कंप्लीट कहाँ पे? आमाशय में। कहाँ पे बोलो? आमाशय में। अब बात को सुनना, पॉइंट को नोट करना भाई। सुनिए, जब आपका भोजन वक्कल कैविटी में था तो कौन से पाचक एंजाइम की भूमिका थी? केवल और केवल टाइलिन की। इस टाइलिन ने क्या किया? देखो, भोजन के मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट हैं। एक तो है कौन सा आपका? स्टार्च, एक है कार्बोहाइड्रेट और एक है प्रोटीन। समझ गए? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट को मैं स्टार्च भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो सुनिए, आपकी वक्कल कैविटी में बोलो केवल किसका पाचन हुआ था? आप बोलेंगे सर हमारी मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। केवल किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, बस। ठीक है, ना तो प्रोटीन का पाचन हुआ था यहाँ पे वक्कल कैविटी में, और ना ही वसा का पाचन हुआ था। ठीक है, चलिए, अब भोजन आया कहाँ पे? आमाशय में। तो आमाशय में भोजन को पचाने के लिए 3 एंजाइम मानो आप, एक तो पेप्सिन एंजाइम, एक रेनिन एंजाइम और एक जठरीय लाइपेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम होते हैं जो आमाशय में भोजन का पाचन करने में मदद करते हैं। अब ये दोनों एंजाइम पहले कैसे रूप में होते हैं? आप बोलेंगे सर निष्क्रिय रूप में होते हैं। तो फिर इनको सक्रिय कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, HCl। ठीक है, और जैसे ही ये सक्रिय हो जाएंगे तो ये कोई ना कोई काम करेंगे। अब काम क्या कर रहे हैं? देखो कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो केवल किसकी प्रोटीन का पाचन करता है? केवल भोजन की प्रोटीन का। देखो, भोजन में अलग प्रोटीन होती है और दूध में अलग प्रोटीन होती है। तो भोजन की प्रोटीन का पाचन तो करता है पेप्सिन, और दूध की प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन भी नीट में कई बार पूछा जा चुका है। हाँ, आप ऐसे मत समझो, जिस दिन मैं आपको आंसर शीट बताऊंगा, जिस दिन मैं इनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको एहसास होगा कि ये वास्तव में जो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा चुके हैं।
ठीक है, कुछ दिन की बात और है, शायद 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, पर इसमें विटामिन और है, ये लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। मैं इसको चाहता तो जल्दी कराता, तो इसको आप पूरे कंसेप्ट नहीं देते तो जल्दी हो जाता, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, हमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। ठीक है, बहुत टाइम है अपने पास, आराम से करते रहेंगे। चलिए, बॉटनी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बॉटनी सरल है ना, बॉटनी बहुत ज़्यादा सरल है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, है ना। जूलॉजी में क्या है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हर पॉइंट को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई। ठीक है, तो ये जो कैसे, हाँ बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध को स्कंदित करने वाला, दूध को पचाने वाला, तो कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम है भाई, रेनिन एंजाइम है। तो ये रेनिन केवल दूध की कैसीन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए, और एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है जठरीय लाइपेज। ये जठरीय लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा का पाचन तो करता है, लेकिन किसकी वसा का पाचन करता है, दुग्ध की वसा का पाचन। एक ट्राईब्यूटायरिन नाम की वसा होती है दुग्ध में, उसकी वसा का पाचन करता है ये लाइपेज, भोजन की वसा का पाचन नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनिए, तो ये आपके आमाशय में पाचन हुआ। एक बात बताओ मुझे, आपके आमाशय में कौन से अवयव का पाचन हुआ है? आप बोलेंगे सर मुख्य रूप से हमारे आमाशय में केवल किसका पाचन हुआ है, प्रोटीन का पाचन। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ, प्रोटीन का। ठीक है, ये वसा का हुआ तो है, लेकिन किसकी वसा का है, दुग्ध की वसा का। समझ गए, भोजन की वसा का पाचन तो नहीं हुआ ना अभी तक। ठीक है, भोजन की वसा का पाचन ना तो वकल कैविटी में हुआ, ना ही आमाशय में हुआ। वकल कैविटी में केवल किसका पाचन, बोलो, आप बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट का, ना प्रोटीन का ना वसा का। आपके आमाशय में केवल किसका पाचन, आप बोलेंगे सर प्रोटीन का पाचन। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपके बहुत मायने रखते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, क्या आमाशय में भोजन के पाचन वाला सिस्टम है, वो आप समझ गए। ठीक है, अब हुआ क्या, अब जैसे ही भोजन का पाचन आमाशय में हो जाता है, जब भोजन का पाचन आमाशय में हो जाता है ना, तो आप इस भोजन को कहते हैं कायम। क्या नाम देते हैं इस भोजन को आप, कायम। देखो, जब आपके भोजन का पाचन मुख में हुआ था, मुख गुहा में, तब तो आप इसको कह रहे थे बोलस, और जब इसका पाचन किस में हो गया, आमाशय में, तो अब इस भोजन का क्या नाम हो गया, कायम। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया था, कायम वाला। और कहने का मतलब है कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से नीट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, गारंटेड। ठीक है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बना है, मैं आपको बताऊंगा। तो कायम क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा सर, जब भोजन आमाशय में पच जाता है तो उस भोजन को हम बोलते हैं कायम। ठीक है भाई, अब ये कायम जो है वो पहुंचता है छोटी आंत्र में। अब छोटी आंत्र का एक भाग होता है जिसका नाम है ग्रहणी। क्या नाम है भाई, ग्रहणी। एक एक पॉइंट को क्लियर करना, छोटी आंत्र का पहला भाग जिसका नाम होता है ग्रहणी। अब देखना यह है कि इस ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे होगा। तो सुनिए, इस ग्रहणी में भोजन का पाचन दो रसों के माध्यम से होता है। एक तो होता है भाई पित्त रस के माध्यम से, और एक होता है अग्नाशय रस के माध्यम से। बोलो होता है कि नहीं होता। ठीक है, एक तो पित्त रस के माध्यम से होता है और एक अग्नाशय रस के माध्यम से होता है। तो जो पित्त रस है ना, वो तो केवल हमारे क्या काम करता है, पाचन संबंधी, बस ये तो वसा का क्या कर देता है, पायसीकरण कर देता है। क्या कर देता है, बोलो, वसा का पायसीकरण। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है। आप बोलेंगे सर फैट को जो इमल्सिफाई करता है या पायसीकृत करता है वो कौन सा एंजाइम है भाई। एंजाइम तो मैं इसको नहीं बोलूँगा भाई, इसको मैं एंजाइम तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंजाइम होता ही नहीं है, ये तो केवल जूस है, बाइल जूस है ना। तो सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी भोजन की जो वसा है उसका पाचन न तो बकल कैविटी में हुआ था, न ही आमाशय में हुआ था। तो आपकी भोजन की वसा का डाइजेशन स्टार्ट होता है पित्त रस की सहायता से। कौन से रस की सहायता से, बोलो, बाइल जूस की सहायता से। मैंने आपको बताया था
कि कोई भी ऐसा एंजाइम में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है जो विदाउट पित्त रस के वसा को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, सबसे पहले जो ये पित्त रस होता है वो वसा को छोटे छोटे अणुओं में बदलता है, और वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदल देना ही क्या कहलाता है बोलो? पायसीकरण कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता? ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? ठीक है, तो वसा का पायसीकरण करता है बाइल जूस यानी कि पित्त रस। ठीक है भाई, तो अपनी भोजन की वसा का पाचन स्टार्ट होता है कहाँ से भाई? ग्रहणी से। कहाँ से? ग्रहणी से। अब सुनिए, अब एक काम और आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है, तो ये नीट में इम्पोर्टेंट रूप से बन सकता है कि ये जो लाइपेज एंजाइम है उसको ये क्या करता है भाई? सक्रिय करता है बाइल जूस। ये एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है, और एनसीईआरटी की बुक से ही हमेशा नीट के क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं बनते लेकिन अधिकतर बनते हैं। तो पित्त रस के आप दो काम यहाँ पर याद रखिए, एक तो ये लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, और ये वसा का क्या करता है? पायसीकरण। अब पायसीकरण का मतलब क्या हुआ कि आपके भोजन की जो वसा है वो छोटे छोटे अणुओं में टूट चुकी है। अब कोई भी एंजाइम उस पर काम करेगा और उसको उसका पाचन स्टार्ट करेगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हम अग्नाशय रस की। जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है, अग्नाशय जो रस होता है ना, आपके पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब ये एंजाइम सुनिए, इसमें पहले तो कुछ निष्क्रिय एंजाइम है ना, ये भी आपको याद रखना है। एक है ट्रिप्सिनोजन, एक है काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और कार्बोक्सीपेप्टिडेस। ये तीन तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, क्या बोलूँगा मैं इसको? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस। ये तीन तो होते हैं निष्क्रिय एंजाइम। इसके अलावा इसमें देखो, एक होता है लाइपेज एंजाइम, ठीक है, एक होता है एमिलेज, आप इसको अल्फा एमिलेज भी कह सकते हैं, है ना, अल्फा भी नाम मिलता है इसका, अल्फा एमिलेज। यदि आपको अल्फा एमिलेज मिल जाए ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही एमिलेज है, उसका राइट नाम अल्फा एमिलेज है। ठीक है, आप एमिलेज से याद रखिए, एमिलेज बोलो, एमिलेज बोलो। और एक होता है लाइपेज लिख दिया, न्यूक्लिएज। ठीक है भाई, इतने सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारे अग्नाशय रस में। अब ये कोई ना कोई काम करते हैं। अब एक बात मेरी ज़रा ध्यान से सुनिए, ये जो तीन एंजाइम आपको दिख रहे हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था के एंजाइम हैं, ये तीनों की तीनों एंजाइम आपके भोजन की किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करते हैं बोलो? प्रोटीन का पाचन। ये लाइपेज केवल किसका पाचन करता है बोलो? वसा का पाचन। ये एमिलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का। और जो न्यूक्लियस होता है ना, वो आपके न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए का पाचन करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ऐसे याद करने हैं। ठीक है, ये अग्नाशय रस में होते हैं इतने सारे एंजाइम, अग्नाशय रस में। और ये अग्नाशय रस कौन से पार्ट में है? ड्यूडेनम में, यानी कि ग्रहणी में, क्योंकि हमारे भोजन का पाचन कहाँ पे चल रहा है? ग्रहणी में चल रहा है। अब देखना ये है कि ये भोजन का पाचन कैसे कैसे और किस रूप में करते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है ना, ये आपकी ग्रहणी से स्रावित होता है, इसका नाम एंजाइम है। ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है? सबसे पहला जो आपका ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है। अच्छा, ट्रिप्सिनोजन है तो इस वर्ड में नोजन लगा हुआ है, तो कैसा एंजाइम है बोलो? ये निष्क्रिय। तो इस निष्क्रिय एंजाइम को सबसे पहले ये सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में। एंटेरोकाइनेज, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि भाई एंटेरोकाइनेज किसको किस में बदलता है, तो आंसर था ट्रिप्सिनोजन को किस में बदलेगा? ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन है सक्रिय हो गया, तो ये बाकी के जो दोनों निष्क्रिय एंजाइम है ना, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, इनको सक्रिय करता है। ध्यान सुनिए, एंटेरोकाइनेज इनको सक्रिय नहीं करेगा। एंटेरोकाइनेज तो केवल ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करता है, किस में बदल देता है उसे? ट्रिप्सिन में। फिर ये सक्रिय ट्रिप्सिन इन दोनों के पास जाता है और फिर इनको सक्रिय करेगा। ठीक है,
तो ट्रिप्सिन का तो ये काम हो गया कि सक्रिय करना काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदलना, ये काम होता है। अब ये काम, अब जब ये दोनों सक्रिय हो गए तो कोई ना कोई काम करेंगे। अब काम मैंने आपको बता दिया कि ये केवल किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का। अब पॉइंट को ध्यान कीजिए, आपके प्रोटीन का पाचन आमाशय में भी तो हुआ था, और आमाशय में कहाँ तक आपने पाचन कर लिया था उसको, आप बोलेंगे सर हमने पेप्सिन एंजाइम की सहायता से अपने प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल दिया था। तो यहाँ से पाचन करना है अब आपको गृहिणी में, ठीक है। तो पहला एंजाइम कौन सा आएगा, काइमोट्रिप्सिन। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है छोटे पॉलीपेप्टाइड में। किस में बोलो, छोटे पॉलीपेप्टाइड में। अब सुनो भाई, आपकी जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन, एक कीड़ा दुख पा रहा है, इसको सीधा कर देता हूँ, हो जा रहे, अरे एक मिनट रुकना भाई, हाँ उड़ गया। चलिए सुनिए, मतलब मैं क्या कह रहा था कि जो ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स है ना, अच्छा ये सरल रूप है, थोड़ा सा कंप्लीट पाचन थोड़ी हुआ है प्रोटीन का, आमाशय में स्टार्टिंग हुई थी, तो ये थोड़ा सरल है, लेकिन अभी टिपिकल प्रोटीन है, तो इसको हम छोटे पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं। देखो प्रोटीन एक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, बहुत सारी अमीनो अम्लों से जुड़ी हुई श्रृंखला है। अमीनो अम्ल एक बंध बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। अब देखो, दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़े, उनके बीच में एक बॉन्ड बना जिसका नाम है पेप्टाइड बंध। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब जैव अणु चैप्टर चलेगा, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बंध बनेंगे ना, तो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर एक कठिन प्रोटीन बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ना कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ठीक है। तो अब हमने इसको छोटे पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया। इस छोटे पॉलीपेप्टाइड पे काम करता है कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा डाईपेप्टाइड में। अब बताओ, डाईपेप्टाइड तो सरल श्रृंखला है ना, तो धीरे धीरे हम इसको कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं ना। तो प्रोटीन का पाचन ऐसे हुआ आपकी गृहिणी में कंप्लीट रूप से, ये प्रोटीन का पाचन हो गया यहाँ पे। अभी एक और बार चलेगा फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन कर दिया इन तीनों एंजाइमों ने, इनकी बात समझ में आ गई आपको। एंटेरोकाइनेज पहले इसको सक्रिय करेगा, फिर ये सक्रिय ट्रिप्सिन इनको सक्रिय करेगा, फिर ये दोनों सक्रिय होके हमारी भोजन की प्रोटीन को इस प्रकार पचाएंगे, ठीक है। चलिए अब लाइपेज की बात करें तो वसा। अब वसा भी कौन सी बोलो, वसा कोई साधारण थोड़ी है, वसा है आपकी पाइसीकृत वसा, और पाइसीकृत वसा है ना वो ट्राइग्लिसरॉइड के रूप में रहती है। किस रूप में बोलो, ट्राइग्लिसरॉइड, वही वाला सिस्टम है जैसे मैंने अभी पॉलीपेप्टाइड और ये बताया था। तो इसका जटिलतम रूप कौन है, ट्राइग्लिसरॉइड। तो इस पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, लाइपेज। ये इसको कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसरॉइड में और मोनोग्लिसरॉइड में, ठीक है। मतलब पहले थोड़ा सरल फिर और सरल, तो सेकंड लास्ट सरल स्टेप है ये मोनोग्लिसरॉइड। तो वसा का पाचन किया किसने भाई, लाइपेज एंजाइम ने। अब जो आपका एमिलेस एंजाइम है, लाइपेज का काम हो गया, इसने वसा को डाइजेस्ट किया। अब जो एमिलेस है वो स्टार्च को पचाता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आपका स्टार्च है ना, मैं इसको मिटा दूँ अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से इसको मिटा दूँ। जो आपका स्टार्च है वो अभी एक प्रकार से क्या है भाई, पॉलीसैकेराइड, वही चीज़ है। देखो कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारी सैकेराइड से मिलकर बना होता है ना, और प्रोटीन बहुत सारे पेप्टाइड बंध से मिलकर बना होता है, अमीनो से, और जो वसा है वो बहुत सारे ग्लिसरॉइड से मिलकर बनी होती है, ठीक है, ऐसे। तो जो आपका स्टार्च है मैं इसको क्या कह सकता हूँ बोलो, पॉलीसैकेराइड कह सकता हूँ ना, मतलब कठिनतम रूप है। तो पॉलीसैकेराइड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डाइसैकेराइड में। और जो माल्टोज है ना वो एक प्रकार का डाइसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है सरल सरल रूपों में, ठीक है। और एक है आपका क्या भाई, न्यूक्लियेज एंजाइम। तो ये न्यूक्लियेज क्या करता है, जो आपका डीएनए होता है उसको कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड में। किसमें,
न्यूक्लियोटाइड में। अब सुनो, जो आपका डीएनए है ना, डीएनए आपने नाम तो सुना होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल का, डीएनए आरएनए का। तो डीएनए का पाचन होना भी जरूरी है। अब बताऊं मैं क्यों पाचन होना जरूरी है? क्योंकि हमारी कोशिकाओं की, हमारी बॉडी में कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। बोलो ऐसा होता है नहीं होता? अब सुनिए, हर कोशिका में होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए होता है, जो गुणसूत्र बोलते हैं वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं। तो मान लीजिए एक कोशिका से यदि 2 कोशिका बनी तो हमें नए डीएनए की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब नया डीएनए बनाने के लिए आपको पहले कच्चा पदार्थ चाहिए ना, मतलब छोटे छोटे पदार्थ चाहिए, उनको फिर आप जोड़ेंगे, फिर आप एक कठिन रूप बनाएंगे, मतलब डीएनए बनाएंगे। ठीक है। अब सुनिए, तो कच्चे पदार्थ के लिए हमें क्या करना होता है, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, है ना, रोटी खाई हमने, तो बताओ रोटी में पादप कोशिका है कि नहीं? आप बताओ मुझे, प्लांट सेल है ना, रोटियों में प्लांट सेल है कि नहीं? तो पादप कोशिका में भी तो डीएनए होगा। तो उस डीएनए को भी हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उसको पचाएंगे। पहले तो डीएनए को हम छोटे छोटे रूप में बदल देंगे अणुओं में, और फिर उसको वापस से जोड़कर अपनी बॉडी के लिए हम क्या बना लेंगे, कंप्लीट डीएनए। ये सिस्टम होता है सभी में। ठीक है भाई। वसा को भी पहले हम तोड़ेंगे, फिर वापस इसको वसा में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटीन को तोड़ेंगे, फिर वापस इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे पहले पाचन की सहायता से इनको हम कन्वर्ट करते हैं, जब इनके सरल रूप हमारी बॉडी में आ जाते हैं ना, तो हम इनको वापस जोड़ते भी हैं, और फिर हम प्रोटीन वसा ऐसे बनाते हैं। ठीक है। तो डीएनए का भी पाचन होना जरूरी है। तो डीएनए का पाचन स्टार्ट करता है न्यूक्लियेज एंजाइम। ये इसका सरल रूप है कौन, न्यूक्लियोटाइड, ज़्यादा सरल नहीं है। ठीक है। अब सुनो, जैसे आपका प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल से बना हुआ था, उसी प्रकार आपका डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। तो ये इस प्रकार आपके भोजन का पाचन हुआ। कहाँ पे, बोलो कहाँ पे पाचन हुआ है ये? आप बोलेंगे सर ये पाचन हुआ है कहाँ पे, अपनी ग्रहणी में। तो हमने ग्रहणी में मोस्टली पित्तरस और अग्नाशी रस की बात की थी। तो पित्तरस का तो 1-2 काम है, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन अग्नाशी रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन के लगभग 4 अवयवों का पाचन करते हैं। आप मुझे बताओ, क्या आपकी ग्रहणी में 4 अवयवों का पाचन हो रहा था ना? देखो, कार्बोहाइड्रेट का भी हुआ था, प्रोटीन का भी हुआ था, वसा का भी हुआ था, और डीएनए का भी हुआ था। ठीक है। चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं छोटी आंत में कंप्लीट पाचन। तो यहाँ पे एक रस स्रावित होता है, उसका नाम है आंतरस, या आप उसको दूसरा नाम दे सकते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम दे सकते हैं, सक्कस एंटेरिकस। अब ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि सक्कस एंटेरिकस संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये, आंतरस से। ऑप्शन में था आंतरस, तो हम आंतरस को ही तो सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। इस आंतरस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम देखो, अब एंजाइम भी आपको याद करने, एक तो है सुक्रेज, एक है माल्टेज, एक है लैक्टेज, एक है डेक्स्टिनेज। ये चारों एंजाइम होते हैं किसको पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए। ठीक है। और एमिनोपेप्टिडेस और डाईपेप्टिडेस, ये एंजाइम होते हैं किसको पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए। और वसा को पचाने के लिए एकमात्र एंजाइम है लाइपेज, ये केवल वसा को पचाता है। ठीक है। और अपने पास 2 और एंजाइम हैं, उनका नाम है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एक तो है न्यूक्लियोटाइडेस और एक है न्यूक्लियोसाइडेस। तो ये दोनों एंजाइम होते हैं अपने डीएनए को पचाने के लिए। तो अपने आंतरस में ये 4 प्रकार के एंजाइम हैं। देखो, ये सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्सिनेज, ये तो है कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट पाचन के लिए, और मोस्टली डाईपेप्टिडेस है प्रोटीन के पाचन के लिए। आपको याद रखना है एमिनोपेप्टिडेस भी, लेकिन इसका कोई काम हम नहीं देखेंगे, केवल डाईपेप्टिडेस से अपना काम चल जाएगा। लाइपेज है ही वसा को पचाने वाला, और न्यूक्लियोटाइडेस और न्यूक्लियोसाइडेस होते हैं डीएनए को पचाने के लिए। तो इतने सारे एंजाइम हमारे प्रेजेंट होते हैं छोटी आंत्र में, जो भोजन का कंप्लीट रूप से क्या कर देते हैं, पाचन।
अब कैसे करेंगे देखो, कार्बोहाइड्रेट का कर रहे हैं तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है ना, ये शर्करा है। सुक्रोज को कौन सा भाई, सुक्रेज किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। माल्टोज को कौन, माल्टेज ग्लूकोज और ग्लूकोज में। और जो लैक्टोज है इसको कौन सा एंजाइम बोलो, लैक्टेज किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है। और जो डेक्स्ट्रिन है उसको एंजाइम करता है, आप समझ जाएंगे ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाना, बोल तो रहा हूँ मैं। डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है बोलो, ग्लूकोज में। तो बोलो आपके कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया इस प्रकार, पाचन। क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो सबसे सरल रूप होता है, बोलो होता है नहीं होता। ठीक है। तो ये आपका जैसे कंप्लीट देखो, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है ग्लूकोज। तो देखो हमने ग्लूकोज ही ग्लूकोज बना लिए। तो ऐसे आपका कंप्लीट पाचन हुआ किसका भाई, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। कार्बोहाइड्रेट के 4 समीकरण है, ये काम आएंगे आपके, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब डाईपेप्टिडेज को ले लीजिए, तो आपने देखो प्रोटीन को गृहिणी में किस में कन्वर्ट कर दिया था, डाईपेप्टाइड तक कन्वर्ट कर दिया था ना, बोलो डाईपेप्टाइड तक। तो इसको कौन सा एंजाइम, डाईपेप्टिडेज किस में कन्वर्ट कर देगा, एट लास्ट अमीनो अम्ल में। तो प्रोटीन का सबसे सरल रूप मैंने अमीनो अम्ल बताया था, तो बोलो यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, तो कंप्लीट पाचन हो गया। ऐसे ही जो अपना लाइपेज है वो क्या करता है, जो आपकी मोनोग्लिसरॉइड थी, आपने गृहिणी में इसको मोनोग्लिसरॉइड तक कन्वर्ट कर लिया था, डाई और मोनो। ठीक है। इसको ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, इसके सरल रूप बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो बसा का भी कंप्लीट पाचन हो गया। और जो अपना डीएनए होता है वो हमने कन्वर्ट किया था कहाँ तक, न्यूक्लियोटाइड तक। कहाँ तक, न्यूक्लियोटाइड तक। अब इसको कौन सा एंजाइम, जैसा अभिकारक वैसा एंजाइम, टाइड है तो टाइडेस किस में कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड उसको साइडेस किस में कन्वर्ट कर देगा, शर्करा और क्षार। अब सुनो, डीएनए को बनाने के लिए, डीएनए को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, वो शर्करा और क्षार होती हैं। ठीक है। ये शर्करा और क्षार, तो पहले तो हम डीएनए को सरल पदार्थ में बदल देते हैं, मतलब शर्करा और क्षार में बदल देते हैं। और जब हमको आवश्यकता होती है ना, तो हम इस शर्करा और क्षार को वापस मिला के और एक फॉस्फेट मिला के हम बना लेते हैं क्या, देखो शर्करा और क्षार आपस में मिल जाएंगी तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, दोबारा से कन्वर्ट हो जाती हैं ये। और यदि इस न्यूक्लियोसाइड में मैं फॉस्फेट और जोड़ दूंगा तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। ठीक है। तो पहले हम डीएनए को तोड़ेंगे। देखो आप तो यूँ मानो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बना रहे हैं। यदि आपको डीएनए को पचाना है तो पहले एंजाइम आएगा न्यूक्लिएज, वो इन न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देगा तो न्यूक्लियोटाइड टूट गए। फिर न्यूक्लियोटाइड को टाइडेस किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड में। फिर न्यूक्लियोसाइड को साइडेस किस में कन्वर्ट करेगा, शर्करा और क्षार में। तो ये सबसे सरल रूप हैं। और जब हम इसको बनाना होगा तो हम दोबारा से शर्करा और क्षार को जोड़ेंगे तो बनेगा कौन, न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड में जोड़ देंगे फॉस्फेट, फिर क्या बनेगा बोलो, टाइडेस, न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे तो अगेन क्या बन जाएगा, डीएनए। तो डीएनए का भी पाचन होना जरूरी होता है भाई। ठीक है। तो भाई ये आपका कंप्लीट भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। तो आप एक बार भाई देखो, थोड़ी सी मेहनत करना और इसको बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस करना। देखो इसको रटने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको समझ के याद नहीं करना है, इसको समझकर आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, रफ में प्रैक्टिस करनी है। एंजाइमों के नाम फिर कार्य देखो। ठीक है। अब सुनो, अब ये तो हमारी रामायण हो गई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करता है इस टॉपिक से, पूरा पाचन नहीं पूछता है, क्वेश्चन कैसे दे दिया। मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया कि आहार नाल में प्रोटीन के पाचन को समझाइए। क्वेश्चन सुनो,
केवल किसका पाचन पूछा है उसने? प्रोटीन का पाचन। अरे वो कंप्लीट पाचन नहीं पूछ रहा आपसे, केवल और केवल किसका पाचन पूछ रहा है? प्रोटीन का पाचन। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? आपको याद होना चाहिए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे हुआ था? आमाशय में। तो आप आमाशय में आपने जो समीकरण, अब सुनो, क्वेश्चन पूछा है उसने कि केवल प्रोटीन को पाचन समझाओ, तो तुम्हें ना तो HCl के बारे में लिखना ना किस जठरीय लाइपेज के बारे में लिखना है, केवल किसके बारे में लिखना है? जो प्रोटीन को पचाए। तो दो समीकरण है तुम्हारे, एक तो पेप्सिन वाला और एक रेनिन वाला, वो इसमें ऐड आएंगे। फिर आएगा पाचन किस में बोलो? गृहिणी में। अब गृहिणी में बिन पे फोकस करना, जो प्रोटीन को पचाते हैं। तो अपने तीन समीकरण है ना वे, ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन वाले, वही लिखने केवल आपको, ठीक है। और छोटी आंत्र में कौन सा था? डाइपेप्टिडेज, तो वो लिखना है। तो तब जाके तुम्हारे कंप्लीट प्रोटीन का पाचन होगा। अरे ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आहार नाल में प्रोटीन के पाचन को समझाइए, तो आपका आंसर कैसे होगा पता है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका आंसर क्या आएगा? आपको केवल वही समीकरण और वही लाइन बतानी है जो प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। एक बात बताओ, वकल कैविटी में जब प्रोटीन का पाचन होता ही नहीं है तो हम क्यों लिखेंगे आंसर में उसको? नहीं लिखेंगे ना। अरे हमारी प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आमाशय से, तो हम लिखेंगे कि आमाशय में पाचन। अब आमाशय में किसने भूमिका निभाई थी? पेप्सिन और रेनिन ने, तो इनके बारे में बात करेंगे। गृहिणी में किसने पचाया था प्रोटीन को? वो करेंगे। छोटी आंत्र में या इलियम और उसमें किसने पचाया था? वो करेंगे। ऐसे आपका आंसर आएगा। अब पूछ ले वो कि कार्बोहाइड्रेट की पाचन को समझाइए, तो अब आपका आंसर चेंज हो गया ना, आप लिखेंगे मुखगुआ में। तो मुखगुआ में टाइलिन की भूमिका बतानी पड़ेगी आपको। अब आमाशय थोड़ी आएगा इस क्वेश्चन में आंसर में, क्योंकि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता ही नहीं है। फिर कौन आएगा? गृहिणी और इलियम वगैरह। तो इसमें जिसने कार्बोहाइड्रेट को पचाया था वो आएगा। तो गृहिणी में एक ही समीकरण था, एक ही। मुखगुआ में एक समीकरण था, वो एक ही। लेकिन इस छोटी आंत्र में इलियम में तो 4 समीकरण थे, सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज, तो वो चारों के बारे में लिखना है। तब ये कंप्लीट आंसर हुआ आपका। समझ गए? तो ऐसे भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। या वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि गृहिणी में भोजन के पाचन को समझाइए, तो केवल जो गृहिणी में भोजन का पाचन हुआ है उसी के बारे में लिखना है। या आपसे पूछ लेगा आमाशय में भोजन के पाचन को समझाइए, तो आमाशय में जो भी पाचन मैंने लिखाया है वो आपको लिखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, ठीक है। तो आपको ऐसे इसकी तैयारी करनी है। आई बात समझ में नहीं आई बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, ठीक है। देखो थोड़ी मेहनत तो भाई आपको करनी पड़ेगी, ये इतने सरल भी टॉपिक नहीं है, आप समझ रहे हैं इनको, ठीक है। अब हम बहुत डीपली चल रहे हैं ना, तो हमें तो एक एक पॉइंट को एक एक उसको लर्न करके चलना है भाई, याद करके चलना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। नॉर्मल वे में काम नहीं चलेगा भाई, आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल, जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, है ना, तभी कॉम्बिनेशन बनता है सही वाला। तो भाई आपको ये भोजन के पाचन वाला जो टॉपिक है ना, वो पूरे को एक बार समझ कर, एक बार याद करके फिर आपको रफ में प्रैक्टिस करनी है। रफ लेना और उसमें लिखना, हाँ भाई मुखगुआ में पाचन, आप देखना यार मुखगुआ में ये होता है, ये इसको ऐसे पचाता है, ऐसे लिख लिख के करना है इसको, तब जाके आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। आ रही बात समझ में ना आ रही, ठीक है। हाँ, तो थोड़ी मेहनत और बढ़ा दीजिए। ये जी आप केयरलेस हो रहे हैं, कुछ बच्चे केयरलेस हो रहे हैं, क्या है 11th क्लास है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को पढ़ो, एक एक वर्ड को समझो। यदि किसी शब्द में आपको दिक्कत है, कोई शब्द आपको पता नहीं चलता है, या बाई चांस में हो सकता है कि कोई शब्द के बारे में बताया मैं उसके बारे में भूल गया, हो जाता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कोई मानव ही तो हैं, कोई कंप्यूटर थोड़ी है। कोई वर्ड ऐसा होता है मैंने लिखा दिया और मुझे याद नहीं रहा उसके बारे में समझाने को, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए केवल इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे भोजन का अवशोषण। ये भोजन का अवशोषण कैसे होता है, ये 2-3 दिन में अपना ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए।